ओके जी, कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे पार्टनरशिप डीड क्या होता है। हमने उसके डिफरेंट पढ़ी थी जी। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी शराकती मुआहदा क्या है और उसकी सूरतें कौन कौन सी हैं। शराकती मुआहदे की डेफिनेशन में उन्होंने ये बताया था जी कि ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसमें आपके कंपनी के या कारोबार को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस या कवायद ज़वाबित दिए गए थे, जिनको अमल करते हुए आपने आगे सारी ज़िंदगी शराकती कारोबार को लेके चलाना है। उसके बाद जब हमने फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप या उसकी सूरतें पढ़ी थी, तो तीन तीन थी जी आपकी फॉर्म्स या सूरतें। पहला है जी आपका शराकती मुआहदा या तो तहरीरी हो सकता है या ज़ुबानी हो सकता है या तहरीरी रजिस्टर हो सकता है। और उसकी सबसे बेहतरीन सूरत उसने यही कही थी जी कि बेहतरीन सूरत ये है कि आप उसको राइट डाउन करके यानी रिटन एंड रजिस्टर यानी तहरीर करके उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवा लें, ताकि अगर कल को कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई और मसला होता है, तो हम उससे रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके रुजू कर सकें। उसके बाद हैं जी आपके डिफरेंट कंटेंट्स या पॉइंट्स जो थे शराकती मुआहदे के, आज हमने वो पढ़ने हैं। इसके टोटल 24 या 34 हैं यहाँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो हमने वो सारे याद नहीं करने। उनमें से कम अगर 24 हैं तो 20 आपको याद होने चाहिए। और एक और मैंने बताई थी कि आपको बात की ज़रूरी नहीं है कि यही 24 हों जो डिस्कस किए जाएँ तो पार्टनरशिप डीड। इससे ज़्यादा भी डिस्कस हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर्स की मर्ज़ी है। क्योंकि इसमें वो सब पॉइंट्स डिस्कस किए जाने हैं जो आपके बिजनेस की अभी की लाइफ के लिए और आने वाले दिनों के लिए ज़रूरी है। तो जिसके जहन में जो पॉइंट आता जाएगा वो वहाँ पे राइट डाउन करके सारे पार्टनर्स अग्री हो के अपनी मर्जी के उसका कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, जब कॉन्टेंट्स डिस्कस किए जाते हैं या कॉन्टेंट्स लिखे जाते हैं, तो उसमें 2 से 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं पार्टनर्स के पास, कि उसमें से जो बेस्ट सूटेबल लगे हमें वो वाली चूज़ कर लें। सपोज अगर हमने लिखना है जी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी नया पार्टनर या नया हिस्सेदार जब आएगा तो कैसे आएगा। दो हमारे पास चॉइसेस हैं जी। या तो आप ये करें कि जी बगैर किसी की मर्ज़ी के यानी बगैर बाकी पार्टनर्स की मर्ज़ी के नया पार्टनर एंटर कर सकते हैं या हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है जी कि बाकी के सब पार्टनर या 20 के 20 जो लोग हैं या 19 लोग हैं, उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी नया पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता। अब इस कंटेंट में आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे कंडीशन वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अब हैं जी डिफरेंट कंटेंट्स है। सबसे पहला कंटेंट इसको उर्दू में लिखे, जो आपकी बुक होगी उसमें लिखा होगा जी शराकत कारी के या शराकती मुआहदे के अहम नुकात। इंग्लिश में है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला जो कंटेंट या नुक्ता है जी वो होता है नेम ऑफ फर्म। अब नेम ऑफ फर्म में हमने क्या लिखना है जी कि आपकी शराकती जो शराकत दारी है या शराकती कारोबार का नाम क्या है। अब नाम के लिए ये शर्त है कि वो ना तो पहले किसी और कंपनी का नाम होना चाहिए, ना ही कहीं और रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी महदूद शराकतदारी है या लिमिटेड पार्टनरशिप है तो उसके नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। ठीक है जी। नेम ऑफ फर्म आपका पूरी ज़िंदगी वही रहेगा जो आपने पहले दिन डिसाइड कर लिया। जैसे ही आप नाम चेंज करेंगे या कोई और पॉइंट आप कर रहे हैं या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका पार्टनरशिप डीड नए सिरे से बनाना पड़ेगा। उसके बाद है जी नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस ये कारोबार की नौयत। अगर तो आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं और पहले दिन आपने ये डिसाइड कर लिया जी कि हम सेल एंड परचेज का बिजनेस करेंगे, तो भी आपका पूरी ज़िंदगी वही नेचर ऑफ बिजनेस रहेगी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर नेम ऑफ फर्म या नेचर ऑफ बिजनेस में से कुछ भी चेंज करना है तो आपको अपना पार्टनरशिप डीड नए सिरे से बनाना पड़ेगा। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट ड्यूरेशन या मुद्दत। ड्यूरेशन में आपने डिसाइड करना है जी कि आपकी ये पार्टनरशिप फर्म कितनी देर के लिए रहेगी या आप कितने टाइम पीरियड के लिए इसको बना रहे हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी आपकी पार्टनरशिप की। उसमें थे जी आपकी पार्टनरशिप फर्म फॉर लिमिटेड कह रही पर्टिकुलर वर्क यानी मखसूस काम के लिए। महदूद मुद्दत की शराकत थी जी, आपने पहले टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया 10 साल 5 साल, तो इसमें आप ड्यूरेशन लिखेंगे। अगर तो आपने कोई ड्यूरेशन डिसाइड नहीं की और आप मतलब चलते रहना चाहते हैं, तो हम कहेंगे जी कि इसकी मुद्दत कोई नहीं है, हमने इख्तियारी शराकत दारी की यानी पार्टनरशिप एट विल की है। फोर्थ पॉइंट में है जी कैपिटल सरमाया, कि हर पार्टनर कितना सरमाया लेकर आएगा या कितना सरमाया लेकर
आया है। दो ही कंडीशन है ना जी, कि या तो मैं पहले अगर कैपिटल लेके आई हूँ तो पहले लिख दिया जाए कि ये इतना सरमाया लेकर आएगी, या यानी मुझे ऑर्डर दे दिया जाए, और दूसरा ये है जी कि जब मैं ले आई हूँ तो उसको सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया जाए कि ये जी फलां इतना लेके आई है, पार्टनर बी इतना लेके आए, सी इतना, डी इतना। इस क्लॉज में या इस कंटेंट में या इस नुक्ते में आपने अपने हिस्सेदारों का या पार्टनर्स का लाया हुआ कैपिटल की अमाउंट मेंशन कर देनी है। पॉइंट नंबर 5 है जी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। यहाँ अब आपने क्या डिसाइड करना है जी, क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है या अकॉर्डिंग टू द कैपिटल प्रोपोर्शन करना है। यानी आपका जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप नफ़ा नुकसान शेयर करेंगे या तकसीम करेंगे एक दूसरे में, या बराबर करेंगे। चाहे कोई 1 रुपया लाया, चाहे कोई 10 रुपये लाया है, तो हो सकता है प्रॉफिट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें आपने या पार्टनर्स जो भी होंगे, आपने नहीं जो भी शराकत दारी का कारोबार है या जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है, वो अपनी मर्जी से वो रेशो डिसाइड करेगा। 6 पे है जी डेट। डेट में अब आपने क्या कौन सी तारीख लिखनी है जी, डेट ऑफ स्टार्टिंग पार्टनरशिप। जिस दिन से आपने कारोबार शुरू किया है या जब आप रजिस्टर करा लेंगे उस तारीख को आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ताकि याद रह सके कि जी आपका कारोबार किस तारीख को शुरू हो रहा है। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर आपने ड्यूरेशन डिसाइड की और आपने कहा जी 10 साल के लिए और आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी को, तो ठीक 10 साल बाद 31 दिसंबर को आपका वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन डेट के हिसाब से खत्म हो गई है। 7 पॉइंट है जी नेम ऑफ पार्टनर। इस क्लॉज में या इस कंटेंट में या इस नुक्ते में आपने सारे के सारे पार्टनर्स में जितने भी हिस्सेदार हैं उन सब के नाम, एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस, यानी जो भी उनका बायोडाटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने वो सेव कर देनी है, लिख देनी है। 8 पॉइंट है आपका लोकेशन। अब ये लोकेशन किसकी है, पार्टनर्स की लोकेशन या हिस्सेदारों की लोकेशन आपने नहीं बतानी। यानी लोकेशन की जगह उर्दू में लिखा होगा मुकाम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मुकाम या लोकेशन लिखनी है जी, आपके हेड ऑफिस की या आपके बिजनेस की, यानी आपकी फर्म कहाँ पे उसकी लोकेशन है, वो कहाँ पे वाक़या है, आपने यहाँ पे वो लोकेशन लिख देनी है। पॉइंट नंबर 9 है जी सैलरी। सैलरी का मतलब तनख्वाह या मुआवजा। अब ये किन लोगों के लिए, हमने फ्रॉम द डे वन जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, ये शराकत दारी का कारोबार हमने शुरू किया था, तो हमने कहा था कि कुछ पार्टनरशिप बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपके सारे पार्टनर्स इक्वली पैसे लेके आते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक या दो मैनेजमेंट का काम या ऑफिस वर्क ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट में आपने ये डिसाइड करना है कि अगर कोई शख्स या अगर कोई पार्टनर अपने बाकी सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस की मैनेजमेंट में या एज एन एम्प्लॉय, तो उसको सैलरी देनी है या नहीं देनी। पहला तो ये डिसाइड करना है कि देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है सैलरी तो कितनी देनी है वो भी इस क्लॉज में आपने लिख देनी है, ठीक है जी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, आपके इस चैप्टर में आगे जाके हिस्सेदारों के हुकूक और फ़राइज़ दोनों आएंगे। हक वो होता है जी जो हमने लेना है, हमारा राइट है, बेसिक बर्थ राइट है जी, आपको रोटी कपड़ा मकान मिले। फ़र्ज़ आपके क्या है जी, उस रोटी कपड़े को हलाल करें, माँ बाप की खिदमत करें, अच्छा पढ़ें, मुल्क की खिदमत करें, यानी ये आप पे ड्यूटीज़ हैं। इसी तरह आपके बिजनेस में आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज़ हैं, तो आपने जो राइट्स और ड्यूटीज़ पार्टनर्स को देनी है वो इस पूरी क्लॉज में लिख देनी है। मैंने यही कहा इस चैप्टर में आगे जाके इस टॉपिक के बाद या इसके एक दो टॉपिक्स और के बाद आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर यानी हिस्सेदारों के हुकूक, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ सब आएंगी, वो हम पढ़ लेंगे। फिर डिसाइड कर लेना है आपने जी, या जी अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जा रहे हैं कि आपने कौन से राइट्स एंड ड्यूटीज़ इस क्लॉज में लिखने हैं। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टनर्स के हिस्सेदारों का शामिल होना या छोड़ के जाना, यानी शमूलियत और छोड़ के जाना, कि अगर कोई नया आ रहा है या पुराना छोड़ के जा रहा है तो वो कैसे जाएगा। मैंने वो पहले ही आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि दो चॉइसेस हैं जी, या तो सबकी कॉन्सेंट या सबकी मर्ज़ी से वो आ जाए या छोड़ जाए, या फिर अपनी मर्ज़ी से वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है या छोड़ के जा सकता है। ये दो चॉइसेस हैं जी, इन दोनों में से कोई भी सूटेबल लगे आप अपने बिजनेस में रख सकते हैं। वेज ऑफ डेजोल्यूशन। वेज ऑफ डेजोल्यूशन का मतलब है जी आप अपने कारोबार या शराकत दारी को ख़त्म कैसे, डिज़ोल्व होता है ना हल करना किसी चीज़ में, आपका जैसे पानी में चीनी कहते हैं जी डिज़ोल्व कर दें, मतलब ये होता है जी उसमें हल कर दें, इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह डेजोल्यूशन का मतलब किसी भी बिज़नेस के लिए ये है जी कि इसको आप ख़त्म कर दें, सब चीज़ें हर एक में डिवाइड करके इस पार्टनरशिप को, इस बिज़नेस को
डिज़ोल्व कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। अब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है जी कि आप इसको डिज़ोल्व कैसे करना चाहते हैं, ख़त्म कैसे होगा। इस क्लॉज में आपने ये लिखना है जी कि सब पार्टनर्स की मर्ज़ी से हो जाएगा, कोई एक छोड़ के जाएगा तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, हमें कोर्ट में जाके डिज़ोल्व करना है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है, कुछ भी। ये आप लोगों पे है या उन लोगों पे है जी जो उस पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं कि उन्होंने वे ऑफ रेजोल्यूशन क्या रखना है। ठीक है जी। 13th पॉइंट है ऑर्बिट्रेशन का। ऑर्बिट्रेशन यानी सालसी का किरदार। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, ये लेक्चर क्योंकि बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब क्लास दे रही थी तब मैंने बताया था जी कि आपके वेज ऑफ रेजोल्यूशन दो होते हैं, एक तो डिजॉल्व करने के लिए भी, और अगर कभी पार्टनर्स के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं जी। ज़रूरी नहीं पार्टनर्स के दरमियान, और समटाइम्स दो फर्म्स के दरमियान भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी डीलिंग को, किसी प्रोजेक्ट को लेके। तो दो सॉल्यूशन होते हैं जी हमारे पास, एक होता है आपका विद इन दी कोर्ट सेटलमेंट यानी कोर्ट में चले जाएं, अदालत में चले जाएं, और दूसरा आउट ऑफ द कोर्ट यानी अदालत के बाहर रहते हुए, यानी कोर्ट कचहरी में ना जाएं, बाहर ही सुलह सफाई से काम कर लिया जाए। अब जो सालसी का किरदार है, जब हम कोर्ट चले जाते हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी अच्छे से अच्छा इदारा, चाहे वो कितना ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो कोर्ट में जाने से कतराता है। फर्स्ट रीज़न ये है जी इट इज़ कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तारीख पे तारीख आएगी, उसके बाद आपका पैसा लगेगा, वकील की फीस अलहदा जाएगी, जो बंदा उन हेयरिंग्स पे यानी जो आपकी होती हैं जी तारीखें, उन पे जो जाएगा उसके अलहदा से टाइम वेस्ट होगा, उसके काम का खर्च होगा। दूसरा तरीका ये है जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी आपका बिजनेस पहले से डिसाइड कर ले कि कल को अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो दोनों पार्टियां एक शख्स डिसाइड कर लेती हैं जी, सॉरी, जिसको आपका सालिस या ऑर्बिट्रेटर कहा जाता है। वो शख्स ऐसा शख्स होगा जी जो दोनों पार्टीज ने पहले से अग्री किया है कि जो भी ये फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। अगर आप लोग इससे आगे जाके फर्दर स्टडीज करते हैं तो इस क्लॉज में पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने ये लिखना है जी कि आपका सालसी कौन होगा। वो कोई भी शख्स हो सकता है, कोई भी इदारा हो सकता है। अब मैं जो बताने लगी थी वो ये था कि जी अगर आप फर्दर स्टडीज में बैंकिंग पढ़ते हैं या लॉज पढ़ते हैं कोई भी, तो आपका एक, या बीबीए भी करते हैं तो उसमें भी आपका एक ऑर्बिट्रेशन लॉ या ऑर्बिट्रेशन एक्ट आता है। उसमें पूरा लिखा होता है जी, ये सारा कुछ यही है कि जी किस शख्स को सालसी में या ऑर्बिट्रेटर मुकर्रर करना चाहिए, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्बिट्रेशन। ये मेरे पास बुक भी पड़ी हुई है, पूरी की पूरी लॉ है ये पूरा, आपको ऑर्बिट्रेशन एक्ट है, उसमें भी आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को शायद ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझ आए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है जी कि अगर आपने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करनी है तो वो कौन सा शख्स होगा जिसको आप अपना, जिस तरह पंचायत में आपने पंच बनाया होता है या बड़ा सरबराह बनाया होता है, यहाँ भी आपने कौन सा वो शख्स या इदारा है उसका नाम लिख देना है जिसको आप एज एन ऑर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं। 14वां पॉइंट है जी विटनेसेस यानी गवाहान। अब ये किस चीज़ के गवाह हैं जी, ये वो लोग हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने यानी इस डीड या शराकती मुआहदे के ऊपर साइन करते हुए आप सब लोगों के साथ गवाह के तौर पे मौजूद थे। 15th पॉइंट है जी लोन एंड इंटरेस्ट यानी कर्ज और उस पर सूद, कि हमने अगर कभी कर्जे की ज़रूरत पड़ती है तो हमने पार्टनर से लेना है या बैंक के पास जाना है, और अगर बैंक के पास जाना है या पार्टनर से लेना है तो उस पर हमने कर्जा कितना, कर्जे के ऊपर सूद अदा करना है, वो आपने इस क्लॉज में लिखना है। डीलिंग विद बैंक, अगर आपका कारोबार या शराकती कारोबार किसी बैंक से लेन देन कर रहा है तो जी हमने ये देखना है कि वो कौन सा बैंक है, यहाँ पे उस बैंक की डिटेल्स, उसका नाम, सब कुछ मेंशन कर देना है। ठीक है जी, होपफुली इतना काफ़ी है एक लेक्चर के लिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो वो आसानी से मुझसे पूछ सकता है। ठीक है जी।